नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 12th फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि यहाँ चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 4 तक केवल और केवल आवेश की स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसको स्थिर विद्युत्की कहते हैं। पढ़ने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये कहते क्यों हैं, इसको स्टैटिक्स और उसको करंट क्यों कहते हैं। क्योंकि चार्ज जब चलता है या विराम अवस्था में होता है, पहली बात चार्ज की बात करते हैं। चार्ज यानी आवेश, ठीक है। आवेश हम समझते हैं कि धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अंतर्गत अपन देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जैसा कि हम देखते हैं प्लस, और यहाँ हम देखते हैं माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश है ये पॉजिटिव प्रोटॉन है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। इतना सा ध्यान रखना। P फॉर पॉजिटिव, E फॉर नेगेटिव, और एक आएगा N। N यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से प्रोटॉन पर होता है कितना चार्ज, वो भी देख देते हैं, 1.6 10⁻⁻19। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आगे आ जाएगा -1.6 10⁻⁻19। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये है प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये चार्ज, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो कैसे, यानी घर्षण के माध्यम से चार्ज उत्पन्न होते हैं, फ्रिक्शंस के माध्यम से। यानी अपन यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ है, तो ये इसमें देखो ये प्रतिकर्षण है और एक में आकर्षण है। कंक्लूजन पढ़ना है ये वाला। यहाँ ये बता रहा है कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बता दिया कि ये धनावेश है या ऋणावेश है, इनके माध्यम से, और इनमें जो भिन्नताएं, यानी चार्ज को हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो हम केवल उनकी ध्रुवताएं देखकर, ध्रुवताएं यानी पोलैरिटी, ध्रुवताएं पोलैरिटी यानी कि वो प्लस है या माइनस है, इस बात से हम उसको अलग करेंगे। चार्ज धनावेश है, चार्ज ऋणावेश है, या चार्ज दोनों ही एक समान है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है यानी रिपल्सन होता है, और विपरीत आवेशों में एट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लस प्लस, और यहाँ प्लस और माइनस, ये समझ लो लड़का और ये भी समझ लो लड़का, दोनों लड़के हैं, फाइट कर रहे हैं, तो लड़ेंगे और भागेंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। यहाँ लड़का, यहाँ लड़की, तो इन्हें फाइट करेंगे लेकिन उतनी फाइट नहीं कर पाएंगे जितना दो लड़के करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ आकर्षण है जबकि वहाँ प्रतिकर्षण है, इतना सा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आवेश के प्रकार, या हम कह सकते हैं धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, यानी आवेश कब चलता है, कब क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। परमाणु में दो विपरीत प्रकार के कणों को विद्यमान होने के बाद भी परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो विद्युत का क्या हो गया, उदासीन। क्योंकि जितने प्लस के चार्ज होंगे, जैसे मान लिया कि प्लस के जितने प्रोटॉन हैं वो माइनस के उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये निरस्त कर देंगे यानी हो जाएंगे उदासीन, यानी न्यूट्रल हो गए।
ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें लिखा है कि आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल करता है। आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, आवेश अगर स्थिर अवस्था में है यानी स्थिर है तो उसके अंदर केवल एक क्षेत्र होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र। और आवेश अगर गतिशील अवस्था में है तो वहाँ क्षेत्र होंगे चुंबकीय और विद्युत दोनों। यानी अपन बात करते हैं आवेश ये स्थिर आवेश है और ये है गतिशील। तो इसमें दोनों क्षेत्र होंगे विद्युत प्लस हम कह सकते हैं चुंबकीय, विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से वापस विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र कब होगा? जब आवेश गतिशील होगा। और केवल विद्युत क्षेत्र कब होगा? केवल विद्युत क्षेत्र होगा जब आवेश स्थिर अवस्था में है। बस और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। पूरी थ्योरी का कोई वो नहीं है। कंक्लूजन क्या है आपके टॉपिक्स में, समझाना क्या चाहता है? तो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि आवेश स्थिर तथा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सही बात है, जब गतिशील होगा तो दोनों क्षेत्र होंगे, और जब नियत रहेगा वेग तो हम कह सकते हैं, या फिर स्थिर अवस्था में है तो एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र। हाँ, यहाँ पर एक और बात करते हैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड व जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों रहेंगे। और जब v नियत नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा। मोस्ट जेई मेन के अकॉर्डिंग, यानी ये जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जन होगी, इसमें दोनों क्षेत्र है और इसमें एक विद्युत क्षेत्र है। फिर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश कौन सा है? कांच की छड़, रेशमी कपड़ा, बिल्ली या रोएदार चरम या एबोनाइट की छड़। तो ये तो हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही हम कर सकते हैं इसको याद। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो एक और बता देते हैं, आवेश की कुछ विशेषताएं होती हैं कि आवेश कभी भी दशमलव में नहीं होता, ना ही भिन्न में होता है, ये पूर्णांक होता है। यानी आवेश हमेशा इंटीजर होता है। आवेश हमेशा इंटीजर होता है, ना दशमलव में होता है ना धनात्मक, वो कह सकते हैं कि ना दशमलव ना भिन्न में होता है। तो Q बराबर NE होता है, यानी ये क्वांटमीकरण कहलाता है आवेश का। Q इज इक्वल टू NE। हाँ, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ से N ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा Q/E। ठीक है, फिर यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अनावेशित और आवेशित दोनों मिलेंगे तो संपर्कित वस्तुएं दोनों आवेशित हो जाएगी। अलग अलग करने पर भी आवेश उतने ही वितरित हैं, दोनों वस्तुओं पर धनावेशित आवेश है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रेरण के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि किसी ये जिस तरीके से टॉपिक्स हैं वे प्रक्रिया जिसमें अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, प्रेरकण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी PQ यहाँ है और ऊपर वाला जो पॉजिटिव है इनके माध्यम से पॉजिटिव नेगेटिव का आवेश स्थानांतरण कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो ये है इसका मतलब होता है कि ये आवेश अर्थ में है, अर्थ के माध्यम से EARTH अर्थिंग प्रोसेस दे दिया जाता है यहाँ। तो धनावेश पूरा अर्थ में चला जाएगा, यहाँ रिमेनिंग चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, इसमें ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने विद्युतदर्शी।
या घर्षण द्वारा आवेशन, ये भी बेस्ट है। आवेश का मात्रक, या ये प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ सकता है। देखो, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बताइए। तो ये एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के उपकरणों में अत्यधिक संवेदी तथा सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इसमें एक कांच के जार जो कि कैपिटल जी में एक मेटल की छड़ आर वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर लगी होती है। इस रोड के ऊपरी यानी अपर साइड में एक मेटलिक जो नोब है, हम कह सकते हैं कि जो गुंडी है वो के लगी होती है, जबकि निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्रिकाएँ एल बंदी होती है। L1 L2 भी दे सकते हैं, या कैपिटल L स्मॉल n भी नाम दे सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसमें देखो धात्विक, तो इसमें ऊपर से आवेशित किया जाता है L1 L में कांच के जार, जी धात्विक छड़, आर स्वर्णपत्री। तो इसमें ये जो दोनों पत्रिकाएं हैं, ये महत्वपूर्ण ये है कि स्वर्ण विद्युत का एक बहुत अच्छा चालक होता है। दुर्बल स्थिर विद्युत बल द्वारा भी स्वर्ण पत्र को क्रियाशील बनाया जा सकता है, परंतु स्वर्ण की कीमत अधिक होने से इसके स्थान पर एल्यूमिनियम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके ये अच्छे चालक होते हुए भी क्यों उपयोगी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि महंगा है। फिर जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक गुंडी के संपर्क में लाया जाता है, तब कुछ आवेश उन स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो, ये आवेश की प्रकृति है, क्योंकि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में जैसा होता है। पत्तियों का फैलाव संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के पास लाते हैं तथा यदि वस्तु पर आवेश एवं विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश समान है तो पत्तियां अधिक फैल जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली बता रहा है कि अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश है तो आकर्षण। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। केवल ये डिब्बा न्यूटन करेंट डायग्राम होना चाहिए एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज सभी जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। आवेश के मात्रक कूलाम होता है, लेकिन आवेश का SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। हमने पढ़ा था I = Q/T, तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q = I × T। I का मात्रक हो गया एम्पियर, T का हो गया सेकेंड। I का यानी Q = IT, I एम्पियर × T सेकेंड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर और 1 सेकेंड। यहाँ 1 सेकेंड हो जाएगा कि 1 सेकेंड 1 एम्पियर, तो कुल मिलाकर 1 कूलाम आएगा। यानी कोई भी तार है उसमें 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए दिया जाता है, तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। एक विद्युतवाही तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो चार्ज कितना होगा, 1 कूलाम। नेक्स्ट, CGS पद्धति में आवेश, या ऊपर से थोड़ा रीड कर लेते हैं। 1 कूलाम की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में मूल मात्रक एम्पियर के आधार पर दी जाती है। तो किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है, उस चालक को प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है, बता दिया मैंने। आवेश का विमेय सूत्र होता है 80, यानी यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, C = 80, यानी केट यानी बिल्ली नहीं, C यानी चार्ज यानी आवेश, A यानी एम्पियर और T यानी टाइम। ये ट्रिक से CAT केट यानी चार्ज 80, तो यहाँ से विमेय सूत्र याद हो जाएगा। नेक्स्ट, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। यस, CGS में तो हो गया अपने ये है। आवेश की सबसे छोटी इकाई ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो फेराडे है, या हम कह सकते हैं कि ये रहा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, तो सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा। इसमें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। 1 फेराडे 96,500 कूलाम होता है।
कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक या अत्यधिक आवेश को माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम में भी व्यक्त करते हैं। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम। आवेश के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो इसमें होता है कि कौन कौन से आवेश के क्या होता है, धनावेश ऋणावेश है, तो कौन कौन सा निरस्त करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, इसमें यह बताया गया है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी निकायों के बीजीय योग के तुल्य होता है। उदाहरण के लिए किसी निकाय में कुल धनावेश प्लस Pe है तो कुल ऋणावेश भी -Ne होगा, तो P - Ne पूरा चार्ज हो जाएगा। ये इसकी योज्यता का काम करता है। यानी इसमें बात करते हैं कि अगर कोई फ्रेम है, इसमें चार्ज आ गया अपने Pe पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है Ne, तो दोनों को जोड़ेंगे Pe और Ne, तो क्या हो जाएगा प्लस Pe - Ne प्लस Pe -Ne। कांस्टेंट क्या है E, सूत्र क्या हो गया P - N। तो P - Ne यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसी के अकॉर्डिंग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की निश्चरता यानी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो गतिशीलता मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। विरामावस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश, फिर Q विरामावस्था Q गतिशीलता। इसमें हो जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर है चाहे आपेक्षिकीय वेग से गतिशील हो, उसका आवेश हमेशा समान रहता है। यह गुणधर्म आवेश विद्युत आवेश की निश्चरता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्ट आपेक्षिक के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार परिवर्तित होता है। स्मॉल m = m नोड अपॉन 1 - √v² - c²। यहाँ पर m गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, m नोड है विराम अवस्था में, v वस्तु का वेग, c प्रकाश की चाल जो कि सभी जानते हो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो कुल मिलाकर ये बात होती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आवेश का संरक्षण। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर बराबर एवं विपरीत आवेश आ जाते हैं। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का टुकड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि कांच की छड़ है आवेश संरक्षण के प्रति मौलिक नियम, या हम इधर देख सकते हैं ये पूरा बता दिया गया है। इसमें कौन से क्या है, युग्म विलोपन, आवेश संरक्षण के उदाहरण, और इसमें कह सकते हैं कि जो मैंने बात बताई थी वही बात आ गई, ये रही। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना और नष्ट किया जाता है। आवेश केवल स्थानांतरित होता है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश अर्थात धन या ऋणांश आवेश बीजगणित योग सदैव नियत रहता है। संरक्षण नियम की पालना करता है। प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युग्म विलोपन, जब एक इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकण, तो इसमें पूरा विलोपन के हम कह सकते हैं E - E प्लस गामा युग्म विलोपन। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से युग्म उत्पादन, तीनों इम्पोर्टेंट है। और रेडियो एक्टिव से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो एक्टिव से के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये सुपर इम्पोर्टेंट है। 5th 92 यूरेनियम 238 90 थोरियम 234 2 हीलियम 4। इसको ऐड करो 90 और 292 234 और 4 238। Q की क्वांटिटी 92 इलेक्ट्रॉन, Q1 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम है वो इसके भी सम है। तो ये भी हम कह सकते हैं संरक्षण है। यहाँ पर आवेश संरक्षित है। एरो के लेफ्ट में और एरो के राइट में इक्वल चार्ज हैं। नाभिकीय अभिक्रिया को देख सकते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में हम देखें तो नाभिकीय अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं 7 to 9 हो गए, और इधर 9 के 9 है और इधर 8 और 1 भी क्या है 9 9।
तो 9 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन, सभी आवेश संरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, फिर किसी विलगित निकाय के अंदर धनावेश ऋणावेश को अलग अलग करके जोड़ने व पुनः वितरित करने पर प्रत्येक विधि अपनाई जा सकती है, क्योंकि विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात विलगित निकाय में हम कह सकते हैं कि योग करेंगे तो समिशियल ये सम n का मान 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर होगा Qn, वो रहेगा स्थिरांक यानी कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण ये भी हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे हम कहते हैं +1 -1 +2 -2 +3 -3 ... +n -n और है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जो Q है वो ±ne यानी हमेशा पूर्णांक होता है। इसके अंदर यही बतलाया गया है, ना दशमलव में होता है ना किसी और में। किसी वस्तु पर धन अथवा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है, यानी इंटीजर होती है। और वो कितनी होती है? हम कह सकते हैं कि आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज Ne ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का यथार्थ E इतना होता है। गणना सुविधा की दृष्टि से हम 1.6 10⁻⁻⁻⁹ गुलाम लेते हैं। फिर इसमें देख सकते हैं सारे के सारे इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। लेकिन आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए आवेश -1.6×10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन प्लस के 1.6×10⁻⁻19 कूलाम और न्यूट्रॉन 0 यानी नो चार्ज। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस और n यानी न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं, आवेशहीन होता है। ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं अपन कि यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये अपने पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हैं। ठीक है। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कर्ष करते हैं? तो Q की वैल्यू है 1 कूलाम। धातु का गोला है 1 कूलाम आवेश का, और Qn ही तो हमें पता है, मैंने बताया था पहले ही, n = होता है Q/E। तो 1/16.10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। या इसमें कह सकते हैं कि इसमें मात्रक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यह संख्या है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई कूलाम गुलाम नहीं आएगा, क्योंकि n यहाँ पर पूर्ण गुणज है, इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर कूलाम का नियम हम कल पढ़ेंगे, आज तक यहीं तक था। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक चाय 1 कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होते हैं? तो माना कि 1 कप का द्रव्यमान m 250 ग्राम में जल का अणुभार होता है। अणुभार निकालने का सूत्र तो सभी को आता है। H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन 2 और इसके परमाणु क्रमांक 16, तो 2 और 16 कितने हो जाते हैं? 18 H2O के अकॉर्डिंग। तो ये भी हम जान चुके हैं। तो m/m इंटू n 250/80 मल्टीप्लाई विथ Na यानी ये 6.023 अवोगाद्रो नंबर है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा 1.337 10⁻7 कूलाम। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चंस
एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलाम का आवेश आ जाए। तो इससे हम बेस्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.610⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। सेकंड बात, इलेक्ट्रॉन के धातु सिक्के निकालते हैं तो इसमें Q की क्वांटिटी है 10⁻⁷ और N × E, तो इसमें N की मात्रा हो गई 10⁻⁷ अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6। इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट आएगा 6.25 10⁻11 ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं इससे फिजिक्स के। कूलाम का नियम हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आज तक हमने रिपीट कर सकते हैं वापस से, 2 मिनट में वापस रिपीट कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देखो, धनावेश हमने पढ़ा, पॉजिटिव ये हमेशा प्रोटॉन है और इसमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा। माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये अपन कह सकते हैं कि इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्लस माइनस में आकर्षण होगा, माइनस प्लस में भी आकर्षण होगा। ठीक है, फिर आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और क्या, आवेश दशमलव में कभी नहीं होता है ना भिन्न में होता है। तो क्या होता है, आवेश सदैव इंटीजर होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो क्वांटमीकरण होता है Ne, पॉजिटिव भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये बात। N फाइंड करने का सूत्र Q/E। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, यानी फेराडे 96,500 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। अच्छा, आवेश कैसी राशि है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे। बाय, और अपनी तैयारी ठीक रखें।